हेलो हाय एंड नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज बताऊंगा जैसे निर्धनता के बारे में। निर्धनता क्लास नाइन्थ में जाओगे तो क्लास नाइन्थ का जो इकोनॉमिक्स है वो चैप्टर नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 3 जो है आपको निर्धनता के बारे में पढ़ना होगा। निर्धनता कितने प्रकार की हो, निर्धनता कैसे कैसे आदमी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, निर्धनता भारत में कितनी है, अलग अलग स्टेट में कितनी है, और फिर अलग अलग देश में कितनी है, जैसे सहारा अफ्रीकन में कितनी है, फिर यूरोपियन में कितनी है, चाइना में कितनी है, सब सारे कंपेरिजन करके मैं आज बताऊंगा। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि निर्धनता मापा जाता है कैसे, निर्धनता के तरीके क्या होते हैं। जैसे एक पैरामीटर होता होगा ना कि पैरामीटर कैसे निर्धन हो कि नहीं हो। एक विकसित देशों में चले जाओगे, विकसित देश का नहीं मतलब है यूरोपियन देश में। यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं सारा सब कुछ आपको पता हो। यूरोपियन देश में जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यूरोपियन देश में जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जिसके पास फोर व्हीलर नहीं है वो गरीबी में आता है। लेकिन भारत में क्या है, जिसके पास फोर व्हीलर नहीं है वो लगता है कि वो बिलासिता वाला जिंदगी जी रहा है, आलिशान वाला जिंदगी जी रहा है। देखिए जिसके पास आलिशान है वो अपना उस गरीबी से बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन यूरोप में इस समय सारा ये सब बात नहीं है। ठीक है ना। और गरीबी क्या था, एक आर्थिक गरीबी। आर्थिक गरीबी मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, पैसे से गरीबी। दूसरा होता था सामाजिक रूप से गरीबी। सामाजिक रूप से गरीबी करने मतलब हुआ कि जैसे आप शेड्यूल ट्राइब में या शेड्यूल एरिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये देख कर पता चलता है कि ये लोग कितने पिछड़े हुए हैं, ये लोग एजुकेशन से कितने वंचित हैं, ये लोग स्वास्थ्य से कितने वंचित है, ये लोग शिक्षा से कितने वंचित है, ये लोग कई सामाजिक कृतियों से कितना भेदभाव के शिकार होते हो रहे हैं, सामाजिक रूढ़िवादी कितना पे कितना वर्चस्व दे रहा है। कोई अगर जो थोड़ा सा वर्चस्व वाला है तो कोई दबंग था, कोई कितनी दबंगी, कितना कितना शोषण कर रहा है इसका। ये सब सारी चीजें आपको इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको सारा सब कुछ आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर बात हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जैसे निर्धनता एक चुनौती, यहाँ पर आप देख सकते हो निर्धनता क्या है, एक चुनौती है। निर्धनता देखो, निर्धनता एक चुनौती, एक निर्धनता जो चुनौती है उस चुनौती के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें सारी चुनौतियां हो सकती है, आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या बारे में। देखो पढ़ेंगे कठिन चुनौती उदाहरणों के साथ बहुआयामी समस्या, क्या क्या समस्याएं हो सकती है इसके बारे में पढ़ेंगे। चर्चा करने के बाद इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों की निर्धनता के दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे। और भारत विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया जाएगा। निर्धनता का रेखा क्या होता है, जैसे आप मापते हैं ना कि एपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार, या तो फिर कोई कार्ड नहीं है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, जो भी होता है वो सारा आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये कौन सा चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आते हैं। देखो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सरकार द्वारा निवारण के उपायों की चर्चा करेंगे। और निर्धनता एक आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय को समापन किया गया है। यानी कि मानव निर्धनता जो है ये विस्तृत अध्याय के द्वारा पढ़ा करके सीखना करके यहाँ पर क्या किया गया है, उसको बताया गया है, समापन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से सारे यहाँ कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आपको दे देता है। और जो थोड़ा सा सिविल सर्विस की और जाओगे, सिविल सर्वेंट की तरफ जाओगे तो ये सब यहाँ से आपको बहुत सारी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये सब जो कार्टून दिया गया है, ये सब जो उदाहरण से दिया गया है, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी का ही एक खासियत है। कल परसों मैंने एक एनसीईआरटी का टेस्ट ले रहा था, तो वहां पर बोला कि मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, वहां से क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन गलत है। तो मैंने उसको बताया कि देखो पेज नंबर में इतना में, और एग्जाम्पल जो दिया है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैंने दिया था उसको टेस्ट में देने के लिए, आपको पता चलेगा कि नहीं आपको एग्जाम्पल भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आते हैं, देखो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो निर्धन है। वो गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। क्या निर्धन कौन हो सकते हैं, निर्धन जो है भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले भी लोग रहते हैं, यानी कि शहरों की भीड़ भरी झुग्गी में भी रहने लग सकते हैं। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, यानी कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। ढाबों पर काम करने वाले भी हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें आपकी, ये सब गरीबी के पैमाना नापने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा है ना, काम करने वाले बाल श्रमिक भी है। वो चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों निर्धनता देखते हैं वास्तव में। अगर जो आप गांव से आते होंगे, गांव से आते हैं, छोटे कस्बे से आते होंगे, वहां आपको पता चलेगा, आप गांव जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या कुपोषण का शिकार कितना हो रहा है, बच्चे ऐसे एकदम उसको
रहने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है निर्धनता को मापने के लिए? अगर जो कोई कहता है निर्धन है, तो उसका क्या देखना होगा ना कि अब उसके पास रहने के लिए मकान है कि नहीं? उसके पास रहने के लिए रोटी खाने के लिए रोटी है कि नहीं? उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं? उसके पास और कोई स्किल एजुकेशन है कि नहीं है? ये सब सारी चीज़ होने के बाद उसके पास स्वास्थ्य समस्या कितना ही है? ये सब सारी चीज़ें आपको देखना होगा। 1 मिनट थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर आता हूँ, 1 मिनट थोड़ा-सा लाइन पे रहिए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है? अभी यहाँ पे थोड़ा-सा आते हैं। मैंने सारा कुछ वो गाँव के मोहल्ले में भी जाओगे ना, उस ज़्यादा शेड्यूल्ड एरिया में जाओगे, शेड्यूल्ड ट्राइब में जाओगे, आपको पता चलेगा कितनी गरीबी है, कितनी भर के गरीबी है। ये सब सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उनको फ़ोटो सहित मैं यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है? यहाँ पर आते हैं देखो। देखो 2011 में भारत मोटे तौर पर 270 मिलियन 27 करोड़ लोग निर्धनता थे। यानी कि 2011-12 में 27 करोड़ थे। अभी हालाँकि बहुत सुधार हुआ है। अगर जो आपको कोई पूछे क्या भारत में आर्थिक गरीबी या तो फिर गरीबी कितनी परसेंट है? कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं? आपको बताना होगा। लगभग 2011-12 में कितने थे? 27 करोड़ लोग थे। लेकिन अब जो है 2026 चल रहा है, तो 2026 में कितने आ गए होंगे? मुश्किल से 10 करोड़ बचे होंगे। 10 से 12 करोड़ गरीब लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है? आरबीआई के एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया है कि 5 करोड़ है, लेकिन मैं उस रिपोर्ट को उतना मैं नहीं मानता हूँ कि सही तरीके से उसमें पूरा आरबीआई सॉरी गलत एसबीआई एसबीआई एक सर्वे किया था, उसमें बताया गया था कि आप 5 करोड़ ही मात्र गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन वो शायद रिपोर्ट सही तरीके से नहीं देखा होगा, नहीं बताया होगा तो सही तरीके से उसको रीड नहीं कर पाया होगा, उसको पढ़ नहीं पाया होगा, समझ नहीं पाया होगा, इसलिए वो 5 करोड़ बताया है। मुझे लगता है कि अभी भी 10-15 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे में लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर आते हैं देखो। 27 मिलियन निर्धन है। इसी का ये भी अर्थ है कि विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इसका क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, ये सब सारे दर्शाते हैं यहाँ पे। बातें यहाँ पर समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 2 लोगों की कहानी दी गई है। किसकी? 2 लोग, एक रामशरण है और दूसरा एक और आएगा। एक रामशरण जो है कहाँ का है? झारखंड के पास रांची का है। वो बताता है कि मेरे पास क्या-क्या निर्धनता है। ये सब सारी चीज़ें आपको इस कहानी में मिलेगा। क्या है देखो दैनिक श्रमिक रूप में काम करता है। ठीक है ना? लेकिन गेहूँ आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक कैसा श्रमिक दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। बताओ 2011-12 का अगर जो डेटा भी है 2011-12 में एक महीने में 1500 रुपये कमाता है तो क्या वो है क्या वो गरीब है कि नहीं आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप गरीब गिनती में आएगा कि नहीं आएगा। आज भी अगर जो मजदूर अगर जो कोई भी कमाता है पर डे अगर 400 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। बिल्कुल निर्धन है वो। उसके पास सही से अगर 400 रुपए से कमा रहा है पर डे उसका 400 रुपए से कम कमा रहा है, तो बिल्कुल वो कहाँ है? किस स्थिति में है? बिल्कुल निर्धनता की स्थिति में है। सही से अपने बच्चे को कपड़ा, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का खाना-पीना, पोषण भी नहीं दे पाए। ठीक है ना? इसलिए कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बच्चे कहीं न कहीं फिर आगे जाकर के शरीर को वृद्ध नहीं हो पाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। यह 6 सदस्यों वाली क्या है? इनमें 6 सदस्यों वाली परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं सोच लो 6 सदस्य है और 1500 रुपए कमाता है। बताओ कितना कमाता है? 6 सदस्य यानी 1500 यानी क्या? पर डे का ₹50 और 6 लोग हैं, पर डे का ₹50 यानी कि एक आदमी पर ₹8 कमा रहा है वो। बताओ ₹8 में जीवन चलेगा? 2000 आज से 15 साल पहले का भी जीवन लो, क्या ₹8 में चलेगा जीवन? उस समय आज से 15 साल पहले भी एक पार्ले जी का बिस्कुट ₹3 की बिस्कुट आती थी। ठीक है ना? ₹3 की बिस्किट आती थी उस टाइम जैसे 2011-12 में। अब ₹8 कमाता है मात्र एक पर कैपिटा जोड़ा जाए तो। यहाँ पर देखो, उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। रामगढ़ के समीप झारखंड में एक रामगढ़ जगह है, वहाँ के समीप था। यानी 6 माह से 12 वर्ष तक के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। सोच लो, एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके साथ में अपना हाथ बटा सके, काम कर सके अपने पापा के साथ में, अपने पिता के साथ में या फिर मम्मी के काम में अपने किचन में अपने हाथ बटा सके कि मम्मी को थोड़ा-सा काम दे सके। बात यहाँ पर समझ में आ गई? फिर देखो यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है? देखो ये मकान का किराया अदा करने के पश्चात गाँव के बूढ़े माता-पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता। अम्मा आप देर से आई हो,
भैया बिना खाए काम पर चले गए। देख लो यहाँ, ये पूछ रही है, ये बच्ची पूछ रही है कि अम्मा देर से काम पर आई हो? भैया देखो काम पर जा रहा है। भैया देर से काम पर चला गया, यानी कि आप बहुत देर से आए। देख लो, ये मकान का किराया देखो, मकान का किराया जो है, मकान यहाँ पर खाली करवा रहा है कि तुम पैसे नहीं देते हो, तो हमें मकान खाली करवा देते हैं। यहाँ पर देखो, माता-पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता। ये जो माता-पिता है, इसके लिए कोई पैसा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बचत नहीं होता है। यहाँ तक बातें समझ में आई? ये इस लेवल का गरीबी है, आपको समझ में आया कि आज लेवल की गरीबी बात करते हैं, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं उस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में समझता हूँ कि गरीबी क्या चीज़ होती है। ठीक है ना? गरीबी की आज भी गरीबी जब पढ़ाते हैं तो रूह काँप जाता है, एकदम शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गरीबी इतना निर्लज चीज़ है। गरीबी किसी को नहीं छोड़ता। और उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, अगर जो कोई गरीब है, तो दूर करने के लिए एक ही उपाय शिक्षा, एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन के लिए एजुकेशन से पहले क्या ज़रूरत है? एजुकेशन से भी पहले क्या ज़रूरत है? आपको बनाना रोटी की, आपके बाद क्या है? कपड़ा की, आपकी ज़रूरत है मकान की। ये 3 चीज़ें बेसिक नीड है, 3 चीज़ें नहीं है तो आप एजुकेशन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है? यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया देखो, ग्रामीण निर्धनता लखीसराय का लखा सिंह। लखा सिंह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश मेरठ के पास एक गाँव में रहता है। ग्रामीण निर्धनता, एक शहरी निर्धनता क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। बताते हैं देखो। अपने बूढ़े माँ के पैसा भेजना पड़ता है। उसकी भूमिहीन श्रमिक पिता, यानी क्या है? भूमिहीन। भूमिहीन है। भूमिहीन कहने का मतलब क्या हुआ? उसके पास कोई भूमि का नहीं है। रहने के लिए कहा था कितने पास बोने के लिए ज़मीन नहीं है। सोने के लिए ज़मीन नहीं है तो बोने के लिए दूर की बात। ऐसे-ऐसे गरीब हैं, आज भी देख रहे होंगे रोड पर, उसको सोने के लिए भी ज़मीन नहीं है। कहाँ रोड पर सो रहे हैं, नाले पे सो रहे हैं, पूरा बड़े-बड़े मच्छर काट रहे हैं। उसके पास सही से कपड़े नहीं है पहनने के लिए। उसके पास सोने के लिए ज़मीन नहीं है तो बोने के लिए दूर की बात। सोना और बोना समझ रहे हो? यानी कि दो खेत में जो हम अनाज बोते हैं उसको बोने के लिए कहते हैं। बोने के लिए ज़मीन तो है, गाँव में मिल जाता है, लेकिन सोने के लिए ज़मीन शहर में भी उस तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ती है। आगे आते हैं यहाँ पर तो। पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र के स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे में रहता था। या ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। कैसा है? एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी और घरों में अधिकांशकालिक नौकरानी का काम करती है और वो 800 रुपये कमा लेती है। ठीक है ना? यानी कि महीने में वो 800 रुपया और 1500 रुपया वो कमाता है। सोच लो इतने में कैसे गरीबी चलेगा। फिर यहाँ देखो आप आते हैं, लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं। इसके पास भी क्या है? कोई भूमि नहीं है। यहाँ पर यानी कि निर्धनता कितने तरह के होते हैं? एक भूमिहीन जो होते हैं वे निर्धन के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब आते हैं देखो आगे। इसलिए बड़े किसानों के घर छोटे छोटे-मोटे काम करता है। किस लिए? बड़े किसानों का घर छोटे-मोटे काम करता है और काम अनियमित होता है। कोई नियमित नहीं होता है कि हम 8 घंटा करना है और महीने में इतने दिन काम मिल ही जाएँगे। क्योंकि खेती भी जो होता है, एक मौसमी होता है, एक मौसम में खेत का काम होता है। नहीं क्या? एक मौसमी बेरोज़गारी आपने पढ़ा होगा, आगे नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाता हूँ कि मौसमी बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, मौसमी बेरोज़गारी कैसे होता है। और आय भी वैसे ही होती थी। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बदले ₹50 मिलता था और लेकिन पराए खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल, थोड़ी-सी सब्ज़ी ही मिल पाती थी। ठीक है? 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक़्त का भोजन भी नहीं देता। कितने? 8 सदस्य, उसमें 6 सदस्य थे। रामशरण सिंह के रामशरण जो है उसके पास 6 सदस्य और लखा सिंह के पास 8 सदस्य थे। ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं देखो। यहाँ पर देखो, महिला पूरे दिन खेतों में चारा काटते और जलाने के लिए लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देते थे। उसके पिता जो तपेदी की बीमारी थी। तपेदी क्या होता है? तपेदी की बीमारी थे और चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या समझे? अगर जो कोई पैसा नहीं, उसे रहने के लिए घर नहीं है, भूमिहीन है, जब भूमिहीन होगा तो पैसे नहीं होगा, पैसे नहीं होगा तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पाती, इलाज नहीं मिल पाती तो उस कारण क्या होता है? उसकी मृत्यु तक हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई?
तो देखो बीमारी से ग्रस्त है, उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है क्योंकि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। गाँव में कैसा है? प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। क्या? लखा वहाँ भी नहीं गया, उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। यानी कि जब घर में पैसे नहीं है तो 10 वर्ष की उम्र से सबसे छोटी उम्र से कैसे पैसे कमाना शुरू कर एक साइकिल चलता है। बेसिकली एक साइकिल चलता है, क्या इस तरह से गरीबी कैसे एक साइकिल में घूमते रह जाता है, फिर गरीबी से ऊपर उठ नहीं पाता, ठीक है? नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता था, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता था। यहाँ पर थोड़ा-सा एक नया पेज लेता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है? निर्धनता है। निर्धनता में क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर देखो भूमिहीन है, भूमिहीन है। हाँ, सिर्फ एक कपड़े नहीं है, खाने के भोजन नहीं है, खाने के भोजन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता नहीं है और क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये सब निर्धनता जो साइकिल चलता है, यहाँ पर फिर देखो जब इतना चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? ये सब जो है, एक इस तरह से ये साइकिल चलता है, ठीक है ना? इस तरह से ये साइकिल चलता है। इस तरह से ये साइकिल चलता है पूरा के पूरा। यहाँ तक बात समझ में आई किस तरह से निर्धनता का साइकिल चलता है। यानी कि और ये सबसे उभरने के लिए सबसे मेन ज़रूरी काम है, सबसे पहले देखो भोजन। भोजन में कैसा भोजन? पौष्टिक भोजन होना चाहिए। नहीं पौष्टिक भोजन, यानी कि भरथरिया खा लिया, भरथरिया भात खा लिया, उससे कुछ मिला ही नहीं। भात, चावल, भरथरिया रोटी खा लिया, उससे कुछ मिला नहीं। सिर्फ एक चीज़ खाने से पौष्टिक नहीं पूरा हो जाता है। बात को समझो, एक सिर्फ एक चीज़ खाने से पूरा नहीं हो उसके क्या चाहिए? रोटी भी चाहिए, प्रोटीन के लिए दाल भी चाहिए, फैट के लिए भी चाहिए कुछ, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ चाहिए, तब वो पोषण भरपूर मिल पाएगा। पोषण भरपूर मिल पाएगा, तब वो एजुकेशन बढ़िया से पा पाएगा। जब वो एजुकेशन बढ़िया पा पाएगा, तब इसके पास स्किल होगा, तब इसके पास स्किल मिलेगा। स्किल मतलब क्या? उसके पास कुछ हुनर होगा, जब हुनर होगा, तो कुछ ये अपना जीवन बेहतर कर पाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? कैसे जीवन को बेहतर कर पाएगा, यहाँ पर ये सारी चैप्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आते हैं देखो, अब यहाँ पर देखो 2 उदाहरण दिए थे और दोनों को उदाहरण का ये विशेष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या-क्या देखने को मिल रहा है? ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों उदाहरण के बाद इसका जो सार दिया गया है, उस सार में एक-एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। क्या-क्या सार दिया गया है? आप देखो यहाँ पर। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों दर्शाते हैं और दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी। देखो भुखमरी, आश्रय का ना होना, यानी कि भुखमरी भी है और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ये निर्धनता का जो अर्थ है यहाँ पर, निर्धनता का वही ना बेसिक नीड, आधारभूत मूलभूत ज़रूरत क्या है? मूलभूत ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, आदि। ये सब इतनी चीज़ें ज़रूरी है, ये सब नहीं मिल रहा, तो एक जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है? यहाँ तक बातें समझो, यानी कि जहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब सारी चीज़ें क्या आप हम लोग को देख रहे हैं, इसके लिए समझ लो कि शुक्रगुज़ार हो, इतने अच्छे जीवन हमको मिल पा रहा है कि आप देख पा रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इंटरनेट कर पा रहे हो, पूरे सारी दुनिया की न्यूज़ आपके पास में है। ठीक है? यहाँ पर आते हैं देखो थोड़ा-सा, जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, निर्धनता का अर्थ क्या है? स्वच्छ जल, सफाई, सुविधाओं का अभाव। कैसा? सुविधाओं का अभाव, जिस तरह से मैंने बताया था। यानी क्या? माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, बीमार आदमी का इलाज नहीं कर पाते, शराबत क्या निर्धनता का अर्थ ये सब चीज़ है। इसका नियमित रोज़गार, क्या? नियमित रोज़गार नहीं मिल पाता और कमी न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना।
और सहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें अनेक उसके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है। स्पष्ट है इसे कोई निर्धन नहीं चाहता। यहाँ पर थोड़ा-सा देखो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे इतना सारा बता दिया। अब आते हैं देखो यहाँ पर थोड़ा-सा एक पेज और लेते हैं। यहाँ पर जो निर्धनता का देखो कैसे यहाँ पर होता है। निर्धनता यहाँ पर देखो कैसे होता है। निर्धनता यहाँ पर हुआ। यहाँ पर कहाँ-कहाँ सामाजिक भेदभाव देखो। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव कैसे होता है? अगर जो कोई निर्धन है, उसके साथ सामाजिक भेदभाव कैसे होता है? यहाँ पर देखना, क्या वो कभी स्कूल स्कूल में उसके साथ अच्छा व्यवहार होता होगा? बात मतलब बताना। अगर जो कोई निर्धन है, तो क्या स्कूल में उसके साथ अच्छा व्यवहार होता होगा? दूसरी बात, अगर जो कोई निर्धन है, उसको क्या अस्पताल में सही इलाज मिल पाता होगा? अगर जो कोई निर्धन है, तो क्या रेलवे में अच्छे बोगी में सफ़र कर पाता होगा? ये भी नहीं मिल पाता होगा। अगर जो कोई निर्धन है, कोई सार्वजनिक जगह पर अपना रोज़गार पा लेता होगा? सार्वजनिक जगह पे कोई अपना कुछ कर पाता? सार्वजनिक जगह मतलब हुआ कोई पार्किंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी उसके पास जगह नहीं मिलता। क्या सार्वजनिक निर्धन है, उसको आराम करने के लिए कोई कुछ मिल पाता होगा? क्या वहाँ कुछ आराम कर पाएगा कि सार्वजनिक जगह है यहाँ पर थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ? कोई एक पार्किंग में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर जो कोई फ़ोर व्हीलर वाला वहाँ पार्क किया हुआ है, पुलिस पीछे पुलिस गाड़ी है, तो पुलिस वाला क्या कहेगा? सर थोड़ा-सा गाड़ी साइड कर लीजिए। पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, कहेगा सर थोड़ा-सा गाड़ी साइड कर दीजिए, पीछे जाम लगी हुई है। इस तरह से बात करेगा। अगर जो कोई रिक्शा वाला है, कोई गरीब है, निर्धन है, तो क्या कुछ बोलने से पहले उसको डंडा से मार देगा। बोलने से पहले डंडा से मारेगा, तुमको दिखता नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। पता नहीं कितनी सारी गालियाँ दे देता है वो। 2 मिनट के अंदर कितनी सारी गालियाँ देता है। वही अगर जो कोई फ़ोर व्हीलर वाला होता है, अच्छे गाड़ी वाला होता है, अच्छे कपड़े पहने हुआ होता है, तो वो क्या उसको कितनी इज़्ज़त से बात किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें सामाजिक भेदभाव का शिकार जो होता है, कोई निर्धन होता है। आर्थिक भेदभाव तो वहीं पर है, आर्थिक भेदभाव में क्या होता है, बस कुछ नहीं मिलता। सामाजिक भेदभाव में ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इतनी सारी देखने को मिल रहा है। और देखो क्या मिल रहा है, क्या? सामाजिक भेदभाव, तो उसको अच्छे से कोई खाना-पीना देख लेना, एक बार देख लेना। कहीं जाओ गाँव में कहीं भी अगर जो भोजन होता है, भोजन मतलब कि कहीं को कोई किसी घर में कोई शादी है, विवाह है या तो फिर किसी का ऐसा कुछ आयोजन किया गया, वहाँ पर क्या है कि निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके लिए एक अलग टेबल की व्यवस्था किया गया, अलग खाने की व्यवस्था की गई है कि ये लोग यहाँ नहीं आए, ठीक है ना? अगर जो कोई कैमरे वाला फ़ोटो खींचता है, कैमरा वाला, शादी में कहीं कोई हमारा जाता है, कोई अगर जो अच्छा ऐसा कुछ कपड़ा नहीं पहने हुए, तो कहता है यार ये साइड हो जाओ ना, फ़ोटो खींचना है तो अच्छा फ़ोटो नहीं आएगा। इस तरह के सामाजिक भेदभाव का शिकार होता है यहाँ। बातें यहाँ पर समझ में आ गई? मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें आपको हर सार्वजनिक आयोजनों में सार्वजनिक आयोजनों में शिकार होता है। सार्वजनिक आयोजन में, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये सब सारी चीज़ें क्या है इतना सारा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आगे आते हैं यहाँ पर। इतना सारा सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है। हमने करोड़ों लोगों को दैनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी ने हमेशा इस पर बल दिया, भारत भारत सही अर्थों में तभी समृद्ध होगा जब सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारत स्वतंत्र देश तभी हम मानते हैं, महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो क्या, जब वो निर्धनता से वो स्वतंत्र हो जाएगा। कोई भारत में कोई निर्धन नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर 2 लोगों को कोट मैं करना चाहता हूँ। एक गांधी जी ने कहा था सबसे पहले भूख नहीं रहेगा, भूखे कोई आदमी अर्थ यानी कि स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। गांधी जी के कोट में कहें तो। एक और यहाँ पर महापुरुष को मैं लाना चाहता हूँ, दादा भाई नौरोजी। हुँ। हाँ, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत का तभी होगा जब वो दिमाग से स्वतंत्र हो जाएगा। दिमाग में उसका डेवलप हो जाएगा कि दिमाग में स्वतंत्र हैं कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, कुछ भी कर पाने की स्थिति में हैं। सबसे पहले गांधी जी का क्या है? निर्धनता से दूर पाना, यानी कि गरीबी से ऊपर उठना, और सेकंड में क्या आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने जो कहा था,
दादा भाई नौरोजी थे या तो फिर शायद वही थे। जो भी रहे बंगाल के थे, कि दादा भाई नौरोजी थे या कौन थे। बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, का नाम भूल रहा हूँ। वही उन्हें उन्होंने कहा था कि बुद्धि से क्या, बुद्धि से वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो अंग्रेजी का वो बहुत बड़ा वो पोइट थे, यानी अंग्रेजी के बहुत बड़ा कवि थे, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। उन्हीं लोग कहा था। ठीक है, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आते हैं। अब आते हैं सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निरंतर, क्योंकि निरंतर के अनेक पहलू है। सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, और सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक जो आय उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन निरंतर को निरक्षरता स्तर, निरक्षरता स्तर, पोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता पहुंच की कमी, तो सारी चीजें क्या है, यहाँ पर देखो लेते हैं कैसे निर्धनता होता है। देखो निर्धनता के यहाँ पर कैसे काम करता है। स्वच्छता, स्वच्छता की कमी, सबसे पहली बात, स्वच्छता की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी, चिकित्सा की कमी, चिकित्सा की कमी, फिर आगे क्या जाता है, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी कहो या अभाव कहो, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, और क्या, और क्या यहाँ पर देखो, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, यहाँ पर क्या है, क्या, रोजगार के अवसरों की कमी, रोजगार की अवसरों की कमी, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब वैज्ञानिक कारण है, जो आराम से सरकार इस पे काम कर सकती है और इसको दूर कर सकती है। बहुत हद तक सरकार ने इस पर दूर किया है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर देखो आगे हम आते हैं, यहाँ पर देखो आगे आते हैं, कितना सारा हो गया। अब आता है थोड़ा सा सामाजिक अपवर्जन क्या था। सामाजिक निर्धनों को इस संदर्भ में निर्धनों को बहुत अच्छी माहौल वर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ा। यानी कैसा वातावरण रहता होगा वहां पर, वो यहाँ पर ये सब सारी चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग क्या, जिनका उपभोग दूसरे या अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। वही लोग जो कुछ सौ जाति तथा कथित कुछ जातियां जो है अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, बहुत ऊपर समझते हैं, और क्या, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार करते हैं, बेकारी करवाते हैं, ये सब सारी बातें आपको इस किताब में मिल रहा है। कि अब जो लोग सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को समझते हैं लेकिन है नहीं बेसिकली। और जो अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं उनका दिमाग काम करता है, किसी तरह से उस तरह का शोषण नहीं करते। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। ये सब इससे कुछ जातियों को लोगों को समान अवसरों का वर्जित रखा गया है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय बहुत कम नहीं करता, लेकिन इससे कहीं अधिक क्षति पहुंचा देता है। नहीं कि सामाजिक एक तो कर ही रहो, लेकिन जिस तरह से उसके पास खाना वाना जब बोलते हो, खाना वाना को कुछ अगर जो यहीं पर देख लो ना, कोई अगर जो गरीब है ना, गरीब है और छोटे से अगर जो 1 रुपया अगर किसी दुकान से चुरा लेता है, उसको दुकान वाले कितना मार मारता है, कितना सारा बेहया करता है, रोड पर जूता-चप्पल से पीटता है, सारे लोग जो जाते हैं वही पीटते हैं। वही बड़े लोग आपके साथ लाखों रुपए फ्रॉड कर जाते हैं, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, उसको कोई छूने वाला नहीं, ठीक है ना? ये होता है सामाजिक सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई से आप मुँह मोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर देखो फिर असुरक्षा क्या होता है? असुरक्षा की भावना देखो, निर्धनता असुरक्षा का एक माप है। कुछ समुदाय में जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य देखो, या जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, उसके साथ देखो कैसे भेदभाव होता है। वो निर्धनता के देखो कितना
पैमाना है यहाँ पर दिखाया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है, मस्ट है। यहाँ पर देखो, किसी पिछड़ी जाति कोई विधवा या शारीरिक रूप से क्या विकलांग व्यक्ति भावी वर्षों में निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कोई अगर जो विधवा है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, बिहार का ही नूरसराय का था। वहाँ पर किस तरह से उसका हस्बैंड जो था बाहर में अपना कमा रहा था, खा रहा था, अपने बच्चे को पालन-पोषण अच्छे से कर रहा था। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने किस तरह से उसको बेहया करके, उसको लज्जा करके उस तरह से वीडियो बनाया या फिर इस तरह से पकड़-धकड़ करना या फिर इस तरह से गाली-गलौज करना, इस तरह से बहुत कुछ करने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पर कैमरे पर नहीं बोल सकता कि क्या-क्या तूने कोशिश किया। वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्या है, उस तरह से आपको निर्धनता की ओर ले जाता है। बताओ उस औरत को जो इस तरह से वीडियो वायरल वायरल हुआ है, वीडियो बनाया गया है, उस तरह से आपको कई तरह की कोशिशें की गई कुछ करने की। बताओ वो औरत जो है जीवन में कभी किसके प्रति वो अपना सर उठा करके देखेगी? यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसलिए कहीं भी कहते हैं कि कितना ज़रूरी है ये सब चीज़, ये सब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं देखो, कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई विकलांग जा रहा है तो क्या कहते हैं? अरे ये इसके पे नहीं कर पाएगा, ये ऐसे है, वो वैसे है। इस तरह की अपनी बातों का मानसिकता को थोड़ा-सा अपना ऊपर उठा। कोई मोटा है तो कह रहा है अरे मोटू जा रहा है, कोई पतला है, अरे पतलू जा रहा है। इस तरह की अपनी बातों मज़ाक-मज़ाक में कर देते हो, लेकिन मज़ाक-मज़ाक में उसको पता है अंदर कितना पीड़ा होता है। ये सब सारी बातों को वो एक अलग लेवल पे सोचना होगा। बातें यहाँ पर समझ में आ गई? देखो सुरक्षा के निर्धारण परिसंपत्तियों, सुरक्षा का निर्धारण क्या है? परिसंपत्ति, यानी उसके पास संपत्ति कितना है, शिक्षा कितना है, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। यहाँ तक सब सारी चीजें बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा-सा इसके अलावा इसका कुछ विश्लेषण प्राकृतिक भूकंप और सुनामी। देखो यार, यहाँ पर सरकार की कितनी गलतियाँ हैं। अगर जो मैंने इस यहाँ पर वही पढ़ा रहा, यहाँ पर मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर जो यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए, सारा तहस-नहस हो जाए, सारा कैमरा-तैमरा, बोर्ड-वोर्ड सारा खत्म हो जाएगा। क्या सरकार मेरे को कोई कंपनसेशन देगी? अगर जो इतनी मेहनत करके इस मैंने डिजिटल बोर्ड लगाया, कैमरा लगाया, इधर सिस्टम चल रहा है, इधर कुछ और लोग हैं, इस सामने कुछ और बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जो यहाँ पर भूकंप आया और कुछ अनहोनी हो गया, तो उसको क्या सरकार कुछ कंपनसेशन देगी वहाँ पर? सरकार कुछ कंपनसेशन देगी? अगर जो इस तरह से नहीं होता, तो फिर हमको उस चीज़ को खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा समझ रहे हैं? इस बात को समझना होगा, इस प प कैसे रिसाइकिल में अगर जो बहुत मेहनत करके एक अच्छा-सा दुकान बना लिया, दुकान में कोई चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, दुकान में कहीं कुछ आग लग जाता है, भूकंप आ जाता है, दुकान टूटने के बराबर हो जाता है। फिर से वो उस वही गरीबी में चला जाएगा, जो गरीबी में पहले था। यहाँ तक बातें देखो फिर। आतंकवाद जैसे मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने के सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब भी सभी लोग बुरा समय आता है तो चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, फिर नौकरी की उपलब्धता में कमी और दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना के निरूपण की असुरक्षा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मुझे लगता है कि इतनी सारी मैंने एक-एक वर्ड को तोड़ करके मैंने बता दिया ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर देखो आगे क्या है? निर्धनता की रेखा यहाँ पर देखो, निर्धनता की रेखा क्या-क्या है, ये सारी देखो। निर्धनता की चर्चा पर केंद्र में सम्मानित है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा अवधारणा होती है, निर्धनता के आकलन एक सर्वमान्य सामान्य विधि अथवा भोग मामले पर आधारित होती है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कितना मैंने पढ़ा दिया ये आपको दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3 3 ही मैंने पढ़ा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। व्यक्तियों को निर्धन माना है।
यदि उसकी आय या उपभोग स्तर पर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण के लिए क्या करना पड़ा आवश्यक है, और जो फिर वही चला जाए, उसको पूर्ण के लिए दिया गया कंपनसेशन आवश्यक है, उतना मिलना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आगे आते हैं देखो, मूल्य का पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। यानी कि जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर देश में अलग-अलग क्राइटेरिया है। हर देश में अलग-अलग पैमाना है। हर अलग-अलग देश में अलग-अलग पैरामीटर है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर देखो अंतः काल के स्थान पर अनुसार निर्धारता एक भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। निर्धारता को मापने के लिए हर देश का अलग-अलग पैरामीटर होता है। हर देश का अलग-अलग पैमाना होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आता हूँ, यहाँ पर देखो। मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर देखो। मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ है। यहाँ पर एक ग्राफ। पहले गरीबी यहाँ था, अब गरीबी कहाँ चला आया? गरीबी यहाँ चला आया। ठीक है ना? फिर गरीबी यहाँ चला आया। अरे गरीबी घट रहा है कि नहीं घट रहा? तो गरीबी घट रहा है, तो यहाँ पर हर एक देश के पैमाने का अलग-अलग है। अभी हम लोग पहले यहाँ गरीब थे, अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सब सारी क्या है? ये सब ग्राफ बना के बता दिया कि हम लोग गरीबी सरकार ने वहाँ पर कुछ काम कर रही है, भले उनको दिखना चाहिए। आज एक बात तो आप मानते रहे होंगे ना, अभी अभी एक चले जाओ, अभी आपको 10 साल पहले अगर जो देख रहे होंगे, 10 साल पहले अपने गाँव की स्थिति देखो, 10 साल अपने गाँव की छोड़ो, अपने घर की स्थिति देखो, अगर जो थोड़ा-सा ऊपर उठ पाए तो किसी-किसी का होता है कि नीचे चला जाता है, वो किसी भी समस्याओं के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर भी अपने सामाजिक भेदभाव में सामाजिक रूप से देखो, पर्सनली नहीं, सामाजिक रूप से देखो तो आज से 10 साल पहले कितना गरीबी था। आज से 10 साल पहले बाइक खरीदने के लिए किसी का घर में बाइक आता था, लोग उसको देखते थे इसके घर में बाइक आया। बातें समझ आ रही है? इसके घर में बाइक आया है। आज क्या है? आज के डेट में फोर व्हीलर आता है तो कोई देखने के लिए नहीं जाता है। गरीबी कम हुई कि नहीं कम हुई? यहाँ तक बातें आपको समझनी होगी। चलो यहाँ पर आते हैं। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा आते हैं देखो। जैसे विकास उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है। क्या? अमेरिका में उस निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में कार रखना विलासिता माना जाता है। विलासिता मतलब क्या? लग्ज़री लाइफ़ माना जाता है यहाँ भारत में। भारत में आज भी अगर जो किसी के पास कार है, तो लगता है कि नहीं लग्ज़री लाइफ़ है, बहुत अच्छे से इसका जीवन चल रहा है। लेकिन अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है, तो गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ तक बात समझ में? ये होता है गरीबी पैमाने नापने का अलग-अलग देश में अलग-अलग पैरामीटर है। बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आते हैं देखो, भाव निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह की खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा आकलन करके खाद्य आवश्यकता मतलब क्या? उसको कैलोरी कितना मिल रहा है? आज भी अगर जो क्या कैलोरी मापने का तरीका बताया गया था। भारत में अगर जो गरीबी वो है जिसको गरीब व्यक्ति वो है जिसको यानी क्या 2400 किलो कैलोरी से कम मिल रहा है ग्रामीण एरिया में, तो गरीब माना जाएगा। कैलोरी पता नहीं कैसे-कैसे लोग यहाँ पर वैज्ञानिक आए थे किलो कैलोरी इसे खाना के दृष्टि से मापते हैं कि गरीबी है। शहरी एरिया में 2100 किलो कैलोरी से अगर कम मिलता है उसको एनर्जी, ऊर्जा, तो फिर वो गरीब माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में क्या कहीं काम होता है वहाँ भी, लेकिन क्या काम वो स्मार्ट तरीके से करते हैं। लेकिन ग्रामीण एरिया में काम उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। कि जैसे देख रहा है 50 केजी का वज़न माथा पर लेकर के एकदम बलिष्ठ की तरह चले जाते हैं वहाँ पर क्या 2400 किलो की ज़रूरत है। यहाँ पर आगे देखो, वर्तमान शुद्ध वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। वस्तुएँ, अनाज, दालें, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी मिलकर इन आवश्यक कैलोरी को पूर्ति करता है। नहीं कैलोरी किसी एक चीज़ से पूर्ति नहीं होगा, सिर्फ़ भर थाली भात खाने से पूर्ति नहीं होगा। ठीक है ना? सिर्फ़ भर थाली भात खाने से पूर्ति नहीं होगा, उस भर थाली में भी भात के साथ क्या चाहिए? दाल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, दूध चाहिए, तेल चाहिए, चीनी चाहिए, तब वो पूरी तरह से पौष्टिक आहार बन पाएगा, फिर पौष्टिक भोजन मिल पाएगा, आराम से उसको अच्छे दिमाग को अच्छे दिशा में उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा-सा देखो। देखो आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। हाँ, यहाँ पर है। आयु, लिंग और काम करने का आयु, लिंग यानी कि आयु क्या है? अगर जो कोई बच्चा है तो उसको कम कैलोरी में काम चल जाएगा।
और कोई अगर जो 25 साल का लड़का युवा है, 25 साल 30 साल ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो ज़्यादा कैलोरी की जरूरत है। और प्लस दूसरी बात, कोई अगर जो पुरुष है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हार्ड वर्क है, उसको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगा। कोई अगर जो महिला है, तो कम कैलोरी की जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर सारी चीजें आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखो देखो यार आया ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। नगरीय क्षेत्रों में कितना है? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिक शारीरिक काम करते हैं, यानी क्या ताकत वाला काम करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अब यहाँ पर देखो, अनाज आदि गृह में कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय, तो क्या प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। देखिए ये सब चीजें किसको मिलेगी? को मिलेगी जिसको बस इनकम देखा जाएगा, कितना इनकम हो रहा है कि नहीं रहा है। यानी एक शब्द में कहो तो ये प्रदेश है कितना कुपोषण का शिकार है। कुपोषण क्यों कहते हैं? जिसको सही से पोषण नहीं मिल रहा है उसको कुपोषण कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। 2011-12 में 2011-12 में देता है ये व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 116 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति माह किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से कम जिसको मिल रहा है वो क्या गरीब है, और 1000 प्रति माह जिसको मिल रहा है वो भी गरीब है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। देखो यार, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है। यानी कैलोरी कम चाहिए लेकिन उच्च राशि चाहिए। उच्च राशि मतलब उच्च ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? वहां पर हर चीज लगभग में खरीद करके खाना पड़ता है। चावल हो, दाल हो, रोटी हो, दूध हो, सब्जी हो, तेल हो, जो भी वगैरह वगैरह, चीनी हो, डालडा हो, रिफाइन हो, जो भी चीज होती है, सारा गैस हो। गाँव में तो लकड़ी पे भी काम चल जाता है, गोईठा पे भी काम चल जाता है। तो ये सब सारी चीजें शहर में अलग ज्यादा पैसे की जरूरत है। बात तो एक्सेप्ट करते रहोगे अब भी। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो क्योंकि शहरी शहर में अनेक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 40 से 80 पर प्रति माह से कम है। और जो एक घर में कोई 5 सदस्य, 2011-12 की रिपोर्ट में, अगर एक घर में कोई 5 सदस्य है, उसको महीने की इनकम कितना 4000 से कम है, तो कितना माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह परिवार को सही क्षेत्रों में कितना 5000 रुपया, यानी कि 1000 रुपये अंदर आएगा। 5000 से कम मिल रहा है, 5 सदस्यों वाली कोई साल में रह रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। गरीब ही नहीं, निर्धन माना जाएगा, उसके पास कोई धन नहीं है। यहाँ पर देखो, समझते हर 5 वर्ष प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के आधार क्या ये सर्वेक्षण कौन होता है? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन क्या क्या होता है? इसका एनएसओ होता है। एनएसएसओ एक संगठन होता है भारत सरकार की, ये अपना इसका सर्वेक्षण करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ द्वारा कराए जाते हैं तथा विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए। विश्व बैंक जैसे यहाँ पे विश्व बैंक क्राइटेरिया क्या है? आंतरिक संगठन निर्धारता के लिए रेखा समान मानक प्रयोग करते हैं। देखिए $1.9 पीपीपी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। $1.9 आज के मान लो, उस टाइम $1.9 मतलब कि $2 लगती। आज के कितना है प्रतिदिन ना, आज के यानी कि आज के दिन में 90 रुपया है, तो यानी कि 180 रुपये प्रतिदिन क्या उसको मिलना चाहिए मजदूरी। 2011 उस टाइम के लिए इस तरह के। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ बस खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखिए, निर्धनता के अनुमान देखो कैसे लगाते हैं। स्पष्ट किया भारत में निर्धनता का अनुपात 2093-94 लगभग 45%, 2004-5 में लगभग 37%, 93-94 कितने थे? 45% था। 2004-5 में कितने हो गए? 37% आ गया। 2011-12 से निर्धनता की 22% आ गया 2011-12 में। तो अभी कितना बचा होगा? 2011-12 में 22% निर्धनता था, अभी कितना बचा होगा? 15% बचा होगा। 2011 को हो गया, 15 साल लगभग हो गया ना, 15 10 25, नहीं 15 साल में लगभग 7% का 15% अभी भी क्या है? निर्धन है। हालांकि एसबीआई का डेटा कहता है 5%, लेकिन मैं उस डेटा को नहीं मानता हूँ कि सही से वो लोगों ने सर्वे नहीं किया होगा। यदि वही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा नीचे के लोगों के लिए 20% से भी नीचे आ जाएगी, तो जो कि आ गई है।
यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा-सा आते हैं यहाँ पर। असुरक्षित समूह यहाँ पर देखो, थोड़ा-सा इसको बड़ा करते हैं। थोड़ा-सा यहाँ तक रहने देते हैं, असुरक्षित समूह आगे आगे क्लास में हम इसको पढ़ा देंगे ताकि सारी आपको सब कुछ सही हो जाए। बस अगले क्लास का वेट कीजिए थोड़ा-सा ये जब अभी आप अपलोड हो जाएगा फिर थोड़ा देर में आपको यहाँ पर से ये भी सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में आपको चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपको देखने में लगेगा कि नहीं क्या-क्या पढ़ा रहे यार, पता नहीं चला। इसलिए आपको इतना ही रखते हैं, ठीक है? यहाँ तक रहने दें, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद। आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए।